नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल चिल्लासी पे। हम देख रहे हैं करंट जीके भौतिक विज्ञान से संबंधित है। कल हमने 30 क्वेश्चन कर लिया था, आज इसके आगे का क्वेश्चन करते हैं। चलिए जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? तो यहाँ ऑप्शन है आपके पास 4.3 किलोमीटर पर सेकेंड, 21.3 किलोमीटर पर सेकेंड या 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 13.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 18 जनवरी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए जान लेते हैं पलायन वेग के बारे में जान लेते हैं। पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग वह वेग होता है जिससे किसी वस्तु को उस वेग से यदि फेंक दिया जाए वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चले जाता है और लौटकर वापस कभी भी नहीं आ सके। पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी तल से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। दोस्तों, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? बादल जो है आकाश में तैरने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? जैसे आप देख रहे हैं निम्न तापमान, निम्न गति, निम्न दाब, निम्न घनत्व। तो इसका सही आंसर होगा निम्न घनत्व। निम्न घनत्व के कारण जो बादल होते हैं वो आकाश में तैरते हैं। चलिए, घनत्व क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बादलों का भार एक स्थान पर केंद्रित नहीं रहता है, बल्कि इनका द्रव्यमान एक बड़े क्षेत्र में जल एवं बर्फ के क्रिस्टलों के महीन कणों के रूप में फैला रहता है, जिससे इनका घनत्व बहुत ही कम हो जाता है। साथ ही पृथ्वी सतह से ऊपर उठती गर्म वायु इन्हें तैरती अवस्था में बनाए रखती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन है कि जब वेग स्थिर और तरंग दैर्ध्य आधी रह जाती है तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। इसका कारण है कि वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य। तो इसका निष्कर्ष निकालना है हमें। पहला निष्कर्ष है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, कारण अभिकथन की उचित व्याख्या करता है। और सेकेंड है इसका कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। अभिकथन सी है, अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं। ठीक है, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। तो आंसर ए क्या कहता है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। कारण है कि अभिकथन की उचित व्याख्या है। देखो, वी वेग जो होता है एन लेमडा, वी बराबर एन लेमडा और एन बराबर वी अपन लेमडा होता है, जहाँ लेमडा तरंगदैर्ध्य और एन आवृत्ति होता है और वी बराबर वेग है। और वेग स्थिर करें तो तथा लेमडा का मान 1/2 रखें तो नई आवृत्ति एन माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब क्या होता है? ऑप्शन है कि बाहर के दाब से कम होता है, बाहर के दाब से अधिक होता है, बाहर के दाब से जितना ही होता है जिसे वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है, या नेक्स्ट है समान आर्द्र और आंशिक निर्वात के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी। तो चलिए जानते हैं, अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब बाहर के दाब के बराबर ही होता है, जिसे वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? कागज़ की खुरदुरी प्रकृति, प्रसरण, ओस्मोसिस, कैपिलरी प्रक्रिया, ये सोखना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो देखते हैं। इसका सही आंसर होगा कैपिलरी प्रक्रिया। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण कैपिलरी प्रक्रिया होता है। यह प्रक्रिया केशिकत्व कहलाती है, एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है केश नली कहलाती है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? ऑप्शन है कि स्याही सुखाकर केशिकत्व क्रिया द्वारा, ठोसकरण क्रिया द्वारा या वाष्पीकरण द्वारा।
तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, केशिका क्रिया द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उष्मा। उष्मा जो होता है हीट, जिसको हम इंग्लिश में हीट कहते हैं, उष्मा के बारे में जान लेते हैं कि जो क्वेश्चन है सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित से किस पर नामित है? केल्विन पर, जीन पियर क्रिस्टियन पर, मार्टिन स्टोमर या एंडर्स सेल्सियस पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, एंडर्स सेल्सियस। चलिए जानते हैं एंडर्स सेल्सियस क्या है। एंडर्स सेल्सियस स्वीडन के एक महान भौतिक शास्त्री तथा गणितज्ञ थे। 1742 ईस्वी में इन्होंने सेल्सियस पैमाने की खोज की। उन्हीं के नाम पर सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाने का नामकरण किया गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? ऑप्शन है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 34 डिग्री फ़ारेनहाइट या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये इसका फार्मूला होता है TF = 32 डिग्री प्लस 9/5 TC। C = 0 रखने पर इसकी जो वैल्यू है वो हमको 32 प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? मानव शरीर का जो औसत तापमान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 36, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का औसत तापमान 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 डिग्री से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, या तो वायरल या हाइपोथर्मिया या पायरेटिक या हाइपर पायरेक्सिया के नाम। इन चारों में से एक आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका सही आंसर होगा हाइपोथर्मिया। ठीक है दोस्तों, हाइपोथर्मिया के बारे में जान लेते हैं। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से लगभग 5.4 डिग्री से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तब इस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। इसमें शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम किस तापमान पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होता है, जो आयतन होता है, सामान्य रहता है। जब सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं तो जल 0 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है। 4 डिग्री सेल्सियस के पश्चात बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। इसका अर्थ है कि एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर कम है, अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक या बेड कंडक्टर कहलाता है? या ऊष्मा का कुचालक जिसको हम जानते हैं, ऊष्मा का कुचालक किसे कहेंगे? लकड़ी, हीरा, पानी या माइका। तो इनमें से ऊष्मा का जो कुचालक है वो क्या है आपको पहचानना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी। वे पदार्थ। चलिए ऊष्मा के बारे में जान लेते हैं। वे पदार्थ जिनको गर्म करने पर ऊष्मा का संचरण बहुत धीमी गति से होता है वे पदार्थ ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है जबकि तांबा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। हीरा भी ऊष्मा का अच्छा चालक है। माइका लकड़ी की अपेक्षा अच्छा चालक है, अतः उसका जो विकल्प है वो ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊंचाई बढ़ने पर तापमान भी बढ़ जाता है। सेकंड है तापमान और ऊंचाई एक दूसरे से अलग है। और सी है अधिक ऊंचाई पर तापमान एक जैसा रहता है। और डी है ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है
3000 मीटर पर 10.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, 2000 मीटर पर 17 डिग्री सेल्सियस, 1000 मीटर पर 23.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आर्द्रता को मापने के लिए दाबमापी, थर्मामीटर, आर्द्रता मापी, तरलमान, इन चारों में से एक ऑप्शन मेरे को निकालना है। तो आर्द्रता मापने के लिए हमको आर्द्रता मापी का प्रयोग किया जाता है। चलो, आर्द्रता को मापने के लिए आर्द्रता मापी का उपयोग किया जाता है। दाब मापी, मैनोमीटर, दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर, ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तरल मान हाइड्रोमीटर, द्रव के घनत्व की माप के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व, जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है, का प्रयोग किया जाता है? जो कार्बन, मरकरी, आर्सेनिक या कैडमियम, तो इसमें मरकरी का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर सही होगा बी। पारंपरिक थर्मामीटर मरकरी पारा का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक जगत में केवल यही धातु साधारण ताप और दाब पर द्रव रूप में होती है। यह अत्यंत जहरीला होता है। इसका मुख्य अयस्क से निबार होता है, एजीएस जिसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्मी सीधे खालिस्तान से संदर्भित नहीं होती है। गर्मी जो होती है वो किससे संदर्भित नहीं होती है? थर्मल ऊर्जा के मापन में, अणुओं की गति में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण में, पदार्थ के थर्मोडायनामिक गुण से। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ए, थर्मल ऊर्जा का मापन में। गर्मी सीधे थर्मल ऊर्जा के मापन से संदर्भित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? रेफ्रिजरेटर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑस्मोसिस, केंद्रापसारण, फैलाव, वाष्पीकरण, इन चारों में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, वाष्पीकरण। चलिए वाष्पीकरण के बारे में जान लेते हैं। रेफ्रिजरेटर वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में कोई द्रव प्रशीतक अधिक दाब से कम दाब वाले क्षेत्र में प्रसारित होने दिया जाता है, तो यह वाष्पीकृत होता है। और वाष्पीकरण के लिए रेफ्रिजरेटर गर्म पदार्थों से ऊष्मा लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग खालिस्तान में किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर, गीजर, इलेक्ट्रिक केतली, तो इसका सही आंसर होगा बी, रेफ्रिजरेटर। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। किसी भी शीतल स्थान से ऊष्मा लेने तथा तप्त स्थान को देने की युक्ति को प्रशीतक कहते हैं। वास्तव में यह उत्क्रम दिशा में कार्य करने वाला एक ऊष्मा इंजन ही है। ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ ऊंचे ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लेता है। इसका कुछ भाग यांत्रिक कार्य में बदलता है तथा शेष भाग नीचे ताप की वस्तु को लौटा देता है। प्रशीतक में कार्यकारी पदार्थ शीतल वस्तु से ऊष्मा लेता है तथा इस पर बाह्य ऊर्जा स्रोत से कार्य किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह ऊष्मा की अधिक मात्रा किसी तप्त वस्तु को दे देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्रायोजेनिक खालिस्तान को दर्शाता है। कम तापमान, उच्च तापमान, कम दबाव या उच्च दबाव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम तापमान को दर्शाता है। क्रायोजेनिक जो होता है वो कम तापमान को दर्शाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्रायोजेनिक तकनीक को निम्न ताप की कहा जाता है, जिसका ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रायो यूनानी शब्द क्रायोस से बना है, जिसका अर्थ बर्फ जैसा ठंडा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परम शून्य खालिस्तान ताप को दर्शाता है। परम शून्य ताप जो होता है कितने डिग्री सेल्सियस को कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा देखते हैं। ऑप्शन क्या है? 0 से 255 डिग्री सेल्सियस से कम, 0 से 300 डिग्री सेल्सियस कम, 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम, 0 से 255 डिग्री सेल्सियस कम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम। चलिए परम शून्य ताप के बारे में जान लेते हैं। परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 डिग्री केल्विन, जबकि सेल्सियस स्केल पर 273.15 डिग्री सेल्सियस परिभाषित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? राडा, रेंज, रेथियन, तप्पन, आमना। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, राडा रेंज। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को राडा रेंज कहा जाता है। इसे सर्वप्रथम वर्ष 1946 में बेचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि क्यों करना चाहिए? हमें चार्ज धातु की सतह पर जमा हो सकता है और एक झटका लगने पर खतरा रहता है, या चीनी मिट्टी के बर्तन उसमें के बेहतर कंडक्टर होते हैं, या और इसलिए भोजन जल्दी से पक जाता है। तीसरा है धातु के बर्तन को रासायनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जो भोजन खराब होने का कारण बन सकता है। चौथा है चीनी मिट्टी के बर्तन धातु के कंटेनर की तुलना में सस्ते होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चार्ज धातु की सतह पर जमा हो सकता है और एक झटका लगने पर खतरा रहता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए, धातुएं विद्युत की चालक होती है, इसलिए माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए, जिससे धातु की सतह पर जमे इलेक्ट्रॉन के कारण झटका लगने का खतरा ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक अभिकथन और कारण दिया गया है। यह देखा गया है कि भैंस गर्मियों के दौरान पानी में रहना पसंद करते हैं। कारण है कि पानी में रहने से गर्मियों में शरीर ठंडा रहता है। तो इसका अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, या अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या करता है, या अभिकथन और कारण दोनों गलत है। अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो इसका आंसर बी है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। काला रंग ऊपर से पड़ने वाले उष्मा का अच्छा अवशोषक तथा खराब परावर्तक होता है, जबकि सफ़ेद रंग उष्मा का अच्छा परावर्तक तथा खराब अवशोषी होता है। भैंस का रंग काला होने के कारण वह उष्मा का अच्छा अवशोषक तथा खराब परावर्तक होता है। इससे गर्मी के मौसम में उसे अत्यधिक गर्मी लगती है, अतः शीतलता प्राप्त करने के लिए वो पानी में रहना पसंद करती है। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सही हैं, तथा कारण कथन की उचित व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन, हम सर्दियों में सफ़ेद कपड़े पहनना चाहिए पसंद करते हैं, और कारण है कि सफ़ेद कपड़े उसमें के अच्छे परावर्तक हो। सही विकल्प का चुनाव करना हमको। ए सही है, आर गलत है, या ए गलत है लेकिन आर सही है। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं, डी। आंसर बी क्या है? ए गलत है लेकिन आर सही है। सर्दियों में हम उन कपड़ों को पहनते हैं जो ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। सफ़ेद कपड़े उसमें के अच्छे परावर्तक हैं, अतः आर सही है, क्या है गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे एक कथन और कारण दिया गया है। हम गर्मी और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं। कारण है कि पसीना आर्द्र जलवायु में तेजी से सूखता है। सही विकल्प का चुनाव करना है। ए सही है, आर गलत है, या ए गलत है, आर सही है। ए और दो दोनों सही हैं, या आर एक उचित व्याख्या करता है। ए आर दोनों गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों गलत है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। गर्म और आर्द्र जलवायु में हमें उसमें अधिक महसूस होती है, अतः ये हमारे लिए सहज नहीं होता। तो पसीना आर्द्र जलवायु की अपेक्षा शुष्क जलवायु में तीव्रतम सूखता है, अतः कथन और कारण दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नीचे कथन और कारण दिया गया है। 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान को नापने के लिए थर्मामीटर में पारे की जगह अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, और कारण है कि अल्कोहल का हिमांक पारे की तुलना में कम होता है। विकल्प का चुनाव करना है। ए और आर दोनों सही हैं, या आर एक की व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की व्याख्या करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो हम इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कहता है कि ए और आर दोनों सही है, आर एक की व्याख्या करता है। चलिए जान लेते हैं। एल्कोहल तापमापी में पारे के स्थान पर एथेनॉल का प्रयोग करते हैं। इसमें 70 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान को मापा जा सकता है। एथेनॉल 114.9 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, जबकि पारा 38 डिग्री सेल्सियस पर ही जम जाता है। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं, तथा कारण कथन की व्याख्या करता है। तो ये था दोस्तों आज का साइंस जीके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो के अंत में आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।
तथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और इस प्रकार की वीडियो आप जल्दी आपके चैनल में चाहते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।